गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर में हम थे और हमने मैक्सिमम यहाँ तक कवर कर लिया था। कुछ कंसेप्ट बचे हुए हैं जो आज हम कंप्लीट करेंगे। आज हम शुरू करेंगे मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी सीपी। मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी यहाँ से स्टार्ट करेंगे, जिसको हम सीपी से डिनोट करते हैं। सी के नीचे छोटा सा प्यारा सा पी, राइट। सीपी इसको कैसे डिफाइन करते हैं? If the gas is held under constant pressure during the heat transfer, then the corresponding molar specific heat capacity is called molar specific heat capacity at constant pressure। यानी हम प्रेशर को कांस्टेंट रखें, प्रेशर को कांस्टेंट रखेंगे तो जो corresponding molar heat specific heat capacity जो हम ऑलरेडी कल पढ़ चुके थे, पिछले क्लास में हमने देखी थी, तो उसको हम क्या कहेंगे? मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर। और इसको जब हम डिनोट करेंगे तो डिनोट किससे करेंगे? डिनोट करेंगे सीपी से। यहाँ ध्यान रखने वाली जो बात है वो ये है कि अगर प्रेशर जो है वो कांस्टेंट रखा है हमने, इस कंडीशन में हमने कांस्टेंट क्या रखा है? प्रेशर को। इसलिए इसको हम डिनोट कर रहे हैं सी और उसके नीचे छोटा सा यहाँ पर पी लिखना है। इसका मतलब ये हुआ कि स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी विथ कांस्टेंट प्रेशर, दैट्स व्हाई वी आर डिनोटिंग इट बाय सीपी। ठीक है, अच्छा। नेक्स्ट है मोलर हीट स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी सीवी। ये भी एक प्रकार की हीट कैपेसिटी, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी है। इसमें जैसे कि हमने यहाँ पर इसको आपने ढंग से समझाया, तो यहीं से आपको समझ में आ जाना चाहिए कि यहाँ पर हम वॉल्यूम कांस्टेंट रखें, राइट। सीवी लिख रहे हैं ना, तो वॉल्यूम अपना कांस्टेंट होना चाहिए। तो इफ द वॉल्यूम ऑफ गैस इज मेंटेन ड्यूरिंग द हीट ट्रांसफर, देन द corresponding molar specific heat capacity is called molar specific heat capacity at constant volume, यानी CV। यहाँ पर जो वॉल्यूम रहेगा वो क्या रहेगा? कांस्टेंट रहेगा। और ऐसी सिचुएशन में जो मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी होगी उससे हम कहेंगे CV। वाटर हैज हाईएस्ट स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी because of which it is used as a coolant in automobile radiators and in hot water banks। क्या करते हैं कि जो हॉट वाटर बैग्स होते हैं उनके अंदर भी हम वाटर को यूज करते हैं, क्योंकि इसकी जो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी होती है वो बहुत ज्यादा होती है, इसकी सबसे ज्यादा होती है। तो हम जो जितने भी व्हीकल्स होते हैं उनके अंदर इंजन को कूल रखने के लिए कूलेंट के रूप में भी हम यहाँ पर वाटर को यूज करते हैं। आपने देखा होगा कि जो कूलेंट होता है उसके अंदर और अच्छे अच्छे कूलेंट भी आते हैं, लेकिन वाटर को वहां पर हम यूजुअली काम में लेते हैं, है ना। तो ये आपका हो गया मोलर हीट कैपेसिटी, दोनों तरह की डिफाइन हो गई, सीपी और सीवी। ठीक है, अब आते हैं हम कैलोरीमेट्री। ठीक है, कैलोरीमेट्री सारी टर्म्स हम पढ़ने वाले हैं। कैलोरीमेट्री एक डिवाइस है ना। और ये कैसे बना होता है? देखो, कैलोरीमेट्री में जैसे नाम से ही है, ये कैलोरीमेट्री इज मेड अप ऑफ 2 वर्ड्स। 2 वर्ड से ये बना हुआ है। कौन कौन से वर्ड से? एक तो कैलोरी और दूसरे मेट्री। कैलोरी एंड मेट्री। सो कैलोरी मींस हीट, कैलोरी मींस हीट एंड मेट्री मींस मेजरमेंट, यानी हीट का मेजरमेंट ही कैलोरीमेट्री है। देयरफॉर कैलोरीमेट्री मींस मेजरमेंट ऑफ हीट। Calorimetry is defined as heat transfer from a body at a higher temperature to a body at a lower temperature। श्योर है, हम शुरू से यही पढ़ रहे हैं कि जो हायर टेम्परेचर होगा वहां से हीट ट्रांसफर होगी लोअर टेम्परेचर की तरफ। तो इस चीज को हम डिफाइन कर सकते हैं कैलोरीमेट्री से। देयर इज नो लॉस ऑफ हीट टू द एटमॉस्फेयर। कैलोरीमेट्री मतलब एक तरह की ये स्टडी है हीट ट्रांसफर की। ये एक स्टडी है, उसको हीट को मेजर करने का तरीका है, और जिस डिवाइस से हम मेजर करते हैं उसे बोलते हैं कैलोरीमीटर। द प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमेट्री इज हीट lost by one body is equal to the heat gained by another body।
यानी जो प्रिंसिपल ये कहता है कि जो कैलोरीमेट्री है इसके अंदर जो पहली बॉडी जिसका टेम्परेचर हाई है तो वो अपनी हीट को लूज करेगा, और दूसरी जो बॉडी है जिसका टेम्परेचर लो है वो इस हीट को गेन करेगी। तो पहली बॉडी जितना लूज करेगी उतना ही दूसरी बॉडी गेन करेगी। कहने का मतलब है कि हीट का टोटल में कंजर्वेशन ऑफ हीट कह सकते हैं, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी है ना, यहाँ पर अप्लाई होगा। और हीट एक तरह की एनर्जी है, तो पहले ही जो बॉडी है वो जितनी एनर्जी लूज करेगी दूसरी ही बॉडी उसको उतना ही गेन करेगी, यानी टोटल एनर्जी जो है सिस्टम की वो कांस्टेंट रहेगी एज पर लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। तो ये यहाँ पर ये प्रिंसिपल कैलोरीमेट्री फॉलो करती है। कई बार क्वेश्चन आता है कि कैलोरीमेट्री में कौन सा लॉ फॉलो हो रहा है, तो अपने को क्या लिखना है, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, बिकॉज हीट इज एन एनर्जी। The device which measures calorimetry is known as calorimeter। ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। अब कैलोरीमीटर होता कैसा है ये आपको डायग्राम यहाँ पर दिख रहा होगा। एक कैलोरीमीटर कंसिस्ट ऑफ मेटेलिक विसल, मेटेलिक एक विसल बनी होती है पूरा, मतलब जो विसल है वो इसकी मेटल की होती है पूरी, एंड स्टील बोथ आर मेड ऑफ सम मटेरियल, कॉपर या एल्यूमिनियम, एंड द विसल इज केप्ट इन वुडन जैकेट सो दैट देयर इज नो हीट लॉस। आपने लैब में भी देखा होगा, नहीं तो आपको बता देंगे। यहाँ पर कैलोरीमीटर क्या होता है कि एक वुडन बॉक्स में रखा होता है। कैसे बॉक्स में रखा होता है, वुडन बॉक्स में। वुडन बॉक्स में क्यों रखते हैं, ताकि उसका जो एनवायरनमेंट के साथ, एटमॉस्फेयर के साथ हीट ट्रांसफर नहीं हो सके, वो उसको इंसुलेट कर देता है और हीट वहां से लूज नहीं होती है, कोई किसी प्रकार का हीट लॉस नहीं होता है। A mercury thermometer can be inserted through a small opening in the outer jacket। यहाँ पर एक थर्मोमीटर इंसर्ट कर देते हैं जो कि आपको ये बताता है कि हीट ट्रांसफर हो रही है या नहीं हो रही। ठीक है, समझ गए ना, क्योंकि टेम्परेचर ही हीट को मेजर करने का सबसे बढ़िया तरीका है। चेंज ऑफ स्टेट, चेंज ऑफ स्टेट कैसे, जब हम एक स्टेट से दूसरी स्टेट में जाते हैं। तीन तरह की स्टेट होती है, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। इसको हम डिफाइन करेंगे, द ट्रांजिशन फ्रॉम आइदर सॉलिड टू लिक्विड और गैस टू और गैस, यानी सॉलिड से चाहे हम लिक्विड बनाए चाहे गैस बनाए, या गैस टू आइदर लिक्विड और सॉलिड, और इसी तरह लिक्विड को भी चेंज कर सकते हैं, इज टर्म एज चेंज ऑफ स्टेट। तो चेंज ऑफ स्टेट का मतलब क्या हुआ, इन स्टेट्स का आपस में चेंज होना। सबसे अच्छा एग्जांपल हम वाटर का लें तो आइस चेंज होती है वाटर में और वाटर चेंज होता है स्टीम में। तो ये भी एक तरह का चेंज ऑफ स्टेट का एग्जांपल है। ये छोटी क्लास का है, इसमें आपको मेरे हिसाब से कोई प्रॉब्लम आएगी नहीं। वी कैन फ्रॉम द अबव इमेज सॉलिड चेंजेस टू लिक्विड एंड लिक्विड चेंजेस टू वेपर। चेंज फ्रॉम, यहाँ से टर्म शुरू होती है, चेंज फ्रॉम सॉलिड टू लिक्विड इज नॉन एज मेल्टिंग। सॉलिड से लिक्विड में चेंज होना मेल्टिंग है। तभी हम कहते हैं ना, इसका आइस का जो मेल्टिंग पॉइंट कितना है, मेल्टिंग पॉइंट कितना लेते हैं, 0 डिग्री, राइट, सेल्सियस में। चेंज फ्रॉम लिक्विड टू सॉलिड इज नॉन एज फ्यूजन। फ्यूजन का मतलब एक तरह से जमना है ना, मेल्टिंग का मतलब पिघलना, और यहाँ पर इस फ्यूजन का मतलब जमना। यानी हम लिक्विड से अगर सॉलिड में चेंज करेंगे तो उसको हम क्या बोलेंगे, फ्यूजन। यहाँ देखिए ये एक तरह का 0 से 100 डिग्री पर ये बना हुआ है। तो यहाँ ये एक इस टेम्परेचर के साथ इसका स्टेट कर दिया हुआ है। कहने का मतलब है कि जैसे 0 डिग्री पर हम क्या करेंगे, ये यहाँ पर 0 डिग्री की स्टेट है, यहाँ पर ये 0 है, ठीक है। तो ऐसी सिचुएशन में क्या है कि हम यहाँ पर इसको हीट देंगे, तो कुछ स्पेसिफिक हीट यहाँ पर उसको चेंज ऑफ स्टेट के लिए चाहिए, है ना। तो वहां पर हम हीट देते रहेंगे, जब तक देंगे जब तक कि उसकी चेंज नहीं हो जाए, यानी यहाँ पर सॉलिड से लिक्विड में नहीं चेंज हो जाए। जैसे ही चेंज होगा उसके बाद टेम्परेचर के प्रोपोर्शनली रहेगा, फिर 100 डिग्री पर जो बॉइलिंग पॉइंट आएगा वहां पर अगेन चेंज ऑफ स्टेट होगा। और चेंज ऑफ स्टेट कैसे होगा, सॉलिड लिक्विड टू गैस, और लिक्विड टू गैस होगा तो वहां पर कुछ अपने को हीट ऐसी देनी होगी जो कि जिसको वो हीट एब्जॉर्ब तो करेगा बट चेंज नहीं होगा, टेम्परेचर में चेंज
नहीं होगा, फिर कुछ समय बाद में जब वो एक स्पेसिफिक, ये हर सब्सटेंस के लिए अलग अलग होती है, तो एक कुछ हीट वो एब्जॉर्ब करने के बाद अगेन चेंज ऑफ स्टेट अपना टेक प्लेस लेगा, ठीक है, वहां पर वो वापस चेंज ऑफ स्टेट हो जाएगी। तो इस ग्राफ को इसने बताया है, ये हर एक सब्सटेंस के लिए अलग अलग होता है कि वहां पर कितनी हीट ऑब्जर्व करेगा, वो एब्जॉर्ब करेगा, लेकिन ये कुछ हीट वहां पर हमें चेंज ऑफ स्टेट के लिए अलग से देनी पड़ेगी दोनों जगह, राइट। ओके, नेक्स्ट, थर्मल इक्विलिब्रियम। एट दिस स्टेट देयर इज नो लॉस और गेन ऑफ हीट टेक्स प्लेस, यानी जब किसी भी प्रकार का हीट ट्रांसफर ना हो बॉडी के द्वारा, न तो किसी प्रकार की हीट एब्जॉर्ब की जाए, न वहां से उसको लॉस हो, इस सिचुएशन को हम क्या बोलेंगे, थर्मल इक्विलिब्रियम। The temperature at which the solid and the liquid state of substance are in thermal equilibrium with each other is called the melting point। हम बात कर रहे थे कि मेल्टिंग पॉइंट कौन सा पॉइंट है, जहां पर दोनों थर्मल इक्विलिब्रियम में होते हैं, सॉलिड और लिक्विड। थोड़ी सी अगर हम और उसको हीट दे दें तो वो लिक्विड में चला जाएगा, और थोड़ी उससे हीट ले लें, यानी वो अगर हीट लूज कर दे तो वो सॉलिड में चला जाए, उस पॉइंट को, उस टेम्परेचर को हम मेल्टिंग पॉइंट कहेंगे, राइट। इट डिपेंड्स ऑन द सब्सटेंस, एक तो सब्सटेंस की नेचर पे डिपेंड करेगा और दूसरा किस पे डिपेंड करेगा, प्रेशर पे। ज्यादा प्रेशर होगा तो सेम टेम्परेचर में भी उसकी स्टेट को हम चेंज कर सकते हैं, समझ में आया, सेम टेम्परेचर पर भी उसकी स्टेट को चेंज किया जा सकता है, यानी 0 डिग्री पर भी अगर हम प्रेशर इंक्रीज कर दें तो जो अपना आइस है वो वाटर में चेंज हो जाएगा। तो ये दो चीजों पे डिपेंड करेगा, एक तो सब्सटेंस की नेचर और दूसरा प्रेशर। द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ सब्सटेंस एट स्टैंडर्ड एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज कॉल्ड इट्स नॉर्मल मेल्टिंग पॉइंट, है ना। जो स्टैंडर्ड एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो होता है उसके ऊपर अगर हम रखें, स्टैंडर्ड एटमॉस्फेरिक प्रेशर कितना है, 10⁵ पास्कल, है ना, 10⁵ पास्कल पर अगर हम जो नॉर्मल मेल्टिंग पॉइंट होगा, जो मेल्टिंग पॉइंट होगा उसे हम क्या बोलेंगे, नॉर्मल मेल्टिंग पॉइंट। क्लियर? अच्छा, नॉर्मल एटमॉस्फेरिक प्रेशर की वैल्यू, अच्छा, दैट इज 10⁵ पास्कल, ठीक है, ठीक है, ओके। रीग्लेशन क्या होता है, रीग्लेशन कैन बी डिफाइंड एज फिनोमेना इन विच फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर इज लोअर्ड बाय एप्लीकेशन ऑफ प्रेशर। जो हम बात कर रहे थे कि सेम टेम्परेचर पर अगर हम स्टेट को चेंज कर सकते हैं, है ना, आइस की बात कर रहे थे ना। जैसे आपका यहाँ पर देखो, सिंपल शब्दों में समझते हैं, रीग्लेशन क्या है कि अगर हम प्रेशर को इंक्रीज करें, प्रेशर को अगर इंक्रीज करें तो फ्रीजिंग पॉइंट कम हो जाएगा, जो 0 डिग्री है उससे भी कम हो जाएगा, यानी जो 0 डिग्री पर वो वाटर में चला जाएगा, स्टेट वो अपनी चेंज कर लेगा। ऐसा कब होता है, इसका यूज एप्लीकेशन क्या है, देखो सबसे ज्यादा बढ़िया एप्लीकेशन तो ये है कि भाई ये जैसे गर्ल स्केटिंग कर रही है, आइस स्केटिंग होती है, आइस स्केटिंग होती है तो क्या है कि यहाँ पर जैसे आइस पड़ी है, अब आइस के ऊपर तो जब ये स्केटिंग होगी तो इसके जो व्हील्स है, इनके जो व्हील्स हैं वो जब व्हील्स इसके ऊपर आएंगे तो यहाँ फ्रिक्शन से ये फ्रिक्शन नहीं होता है इसमें ज्यादा है, तो इसका मतलब ये स्लिप हो सकती है, ये स्लिप होकर गिर सकती है। जो जिम्नास्टिक वगैरह होते हैं, स्केटिंग करते हैं वहां पर, तो वो गिर सकते हैं, बट ऐसा नहीं होता। ऐसा क्यों नहीं होता है, क्योंकि जब इसकी बॉडी का यहाँ पर वेट लगेगा इसके ऊपर, जो व्हील के ऊपर, तो व्हील यहाँ पर एक अपना प्रेशर इंक्रीज करेगा, किस पर, इस आइस पे, और इंक्रीज ड्यू टू इंक्रीज इन द प्रेशर इसका जो फ्रीजिंग पॉइंट है वो कम हो जाएगा, यानी यहाँ पर इसके नीचे, व्हील के नीचे थोड़ी सी आइस यहाँ पर मेल्ट हो जाएगी अपने आप प्रेशर की वजह से, ऑन द सेम टेम्परेचर।
ऑन द सेम टेम्परेचर यहाँ पर क्या होगा कि थोड़ी सी आइस है वो मेल्ट हो जाएगी, और मेल्ट होने की वजह से वहां पर हल्का सा इसको थोड़ा सा खड्डा मिलेगा, है ना, और वहां पर ये आराम से फिसल सकती है, लेकिन ये स्लिप होकर गिरेगी नहीं। तो ये यहाँ पर इसको यूज करते हैं हम आइस स्केटिंग। ठीक है, तो ये इस तरह का यहाँ पर इसको हम यूज करते हैं। ग्लेशियर में भी होता है। ठीक है, अब कोज ऑफ रिग्लेशन ऐसा क्यों होता है? इफ वी हैव ए ब्लॉक ऑफ आइस एंड कॉपर वायर पुल्ड बाय टू masses, if we will observe that, इसको आराम से पढ़िए, if we will observe that copper wire can pass through ice block, this is because copper is good conductor of heat. So as it passes through the ice, it gets refreezed as the copper will generate heat, and the heat will pass quickly to the ice below and it start melting. Because there is increase in pressure there, which lowers the temperature, as a result of wire will move through the ice. This happens because of reglation. रिग्लेशन का एक बहुत अच्छा एग्जांपल इसने दिया है, इसको हम समझते हैं। यहाँ पर एक ब्लॉक है, किसका ब्लॉक है? आइस का ब्लॉक है। अब ये आइस का जो ब्लॉक है, इसको देखिए, ये आइस का ब्लॉक आपको नजर आ रहा होगा। इस आइस के ब्लॉक पे मैंने क्या किया है कि दो यहाँ पर इस तरह के वेट बांध दिए, और एक कॉपर वायर को इस साइड से लेकर दूसरी साइड तक हम ले गए, ऐसे ऊपर से लेकर फिर दूसरी साइड से वापस ले आए, और दोनों तरफ वेट बांध दिए। वेट बांधने से क्या होगा कि इसके ऊपर एक नेचुरल प्रेशर यहाँ पर क्रिएट होगा। प्रेशर जब बढ़ेगा तो क्या होगा, इस वायर के नीचे जितनी भी आइस आ रही है उसका फ्रीजिंग पॉइंट लोअर हो जाएगा। फ्रीजिंग पॉइंट लोअर होने का मतलब है कि उसी टेम्परेचर पर, जबकि पूरा आइस तो यहाँ पर फ्रोजन है, बट इस वायर के नीचे वाला आइस मेल्ट होकर अपनी चेंज ऑफ स्टेट आ जाएगी, और वहां पर वो क्या बन जाएगा? वाटर बन जाएगा। इससे क्या होगा कि वाटर के अंदर ये थोड़ा सा नीचे आ जाएगा। वाटर में तो ये जो है वो थोड़ा सा इसमें नीचे आ जाएगा। कौन? कॉपर वायर। तो जब ये कॉपर वायर इस तरह अंदर से होता हुआ इसके पार हो जाएगा, क्योंकि ऊपर जैसे 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 नीचे जाएगा ऊपर वाली आइस में तो कोई प्रेशर नहीं रहा, तो वो क्या करेगा? रीफ्रीज हो जाएगी। और ये जो कॉपर है, जो वायर है, ये वायर इसके अंदर से होता हुआ पार हो जाएगा, यानी हाँ, ये इसको पूरी तरह तोड़ देगा, काट देगा यहाँ पर। लेकिन इसके बाद में भी चूंकि हमने टेम्परेचर को चेंज नहीं किया है, रीग्लेशन की वजह से ऐसा हुआ है, प्रेशर इंक्रीज होने की वजह से ऐसा हुआ है, तो हम ये मान के चलेंगे कि यहाँ पर ये रीफ्रीज हो जाएगा और ये वापस ऐसा कैसे हो जाएगा, जबकि ये इसके आर पार निकल जाएगा। दिस इज द ब्यूटीफुल एग्जाम्पल ऑफ रीग्लेशन। ठीक है ना? द इमेज अबव एक्सप्लेन्स हाउ ए कॉपर वायर कैन पास थ्रू द ब्लॉक ऑफ द आइस। इस पूरे ब्लॉक ऑफ द आइस में से किस तरह ये इसके पास थ्रू हो जाएगा, आर पार निकल जाएगा। ठीक है, तो ये एक बहुत अच्छा एग्जांपल यहाँ पर है। वेपोराइजेशन। वेपोराइजेशन किसे कहते हैं? ट्रांजिशन फ्रॉम लिक्विड टू वेपर, लिक्विड टू गैस। लिक्विड से गैस की जो चेंज ऑफ स्टेट है उससे हम वेपोराइजेशन कहते हैं। इसमें वेपर की जगह हम गैस भी लिख सकते हैं। ठीक है, इसको क्या लिख सकते हैं? गैस। द चेंज ऑफ स्टेट फ्रॉम लिक्विड टू वेपर इज कॉल्ड, और गैस, बिल्कुल राइट, इसने लिख दिया है यहाँ पर। तो और गैस इज कॉल्ड वेपोराइजेशन। इसको वेपोराइजेशन कहेंगे। जैसे अपन इसके अंदर हीट करते हैं तो ये वेपर ऊपर की तरफ बनती है। ये एक सिंपल सा एग्जांपल है। द टेम्परेचर एट विच द लिक्विड एंड वेपर स्टेट ऑफ द सब्सटेंस कोएग्जिस्ट। कोएग्जिस्ट का मतलब हुआ कि उस टेम्परेचर पे दोनों ही एग्जिस्ट करते हैं, यानी थर्मल इक्विलिब्रियम में होते हैं। इसका एक नया नाम हम दे सकते हैं, जो फिजिक्स की टर्म में बोलेंगे उसको क्या बोलेंगे? कोएग्जिस्ट को थर्मल इक्विलिब्रियम। तो जो थर्मल इक्विलिब्रियम में लिक्विड और वेपर दोनों होते हैं, तो उस पॉइंट को हम क्या कहेंगे? उस टेम्परेचर को हम क्या कहेंगे? बॉइलिंग पॉइंट। जो वाटर का कितना होता है? 100
100 डिग्री सेल्सियस होता है किसके लिए? वाटर के लिए। सो दैट इज कॉल्ड बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर। Boiling point at standard atmospheric pressure is known as normal boiling point. सेम उसी तरह हम पढ़ेंगे। It depends on nature of the substance and pressure. ठीक है, it increase with increase in pressure and vice versa. जैसे जैसे अगर हम प्रेशर इंक्रीज करते हैं तो बॉइलिंग पॉइंट भी इंक्रीज होता है। यानी ये जो प्रेशर इंक्रीज करना है ये आपको ऐसे समझना है कि ये लिक्विड को फेवर करता है, लिक्विड स्टेट को फेवर करता है। लिक्विड स्टेट को फेवर करने का मतलब ये हुआ कि जो फ्रीजिंग पॉइंट है वो लोअर हो जाता है, यानी लिक्विड में वो कम टेम्परेचर पर भी रह सकता है, और बॉइलिंग पॉइंट है वो भी इंक्रीज हो जाता है ना। फ्रीजिंग पॉइंट लोअर हो जाता है, डिक्रीज हो जाता है प्रेशर इंक्रीज करने से, और बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज हो जाता है। यानी ये किसको फेवर करता है? लिक्विड स्टेट में वो सब्सटेंस ज्यादा टेम्परेचर रेंज में रह सकता है, उसकी टेम्परेचर रेंज लिक्विड स्टेट की बढ़ जाती है ड्यू टू इंक्रीज इन प्रेशर। ठीक है, ओके। नाउ एग्जांपल, एन एल्टीट्यूड इंक्रीजेस द डेंसिटी ऑफ द एयर बिकम थिनर। एल्टीट्यूड का मतलब जब हाइट बढ़ती है, हाइट बढ़ती है किसी हम बड़े माउंटेन पे चले जाते हैं तो डेंसिटी ऑफ एयर क्या होती है? कम हो जाती है, दस एक्सर्ट लेस प्रेशर, और उसकी वजह से वहां पर प्रेशर कम हो जाता है। तो क्या होता है, इसका इम्पैक्ट क्या आता है? एट हाई एल्टीट्यूड एक्सटर्नल प्रेशर ऑन द वाटर इज देयरफॉर डिक्रीज। वाटर पर जो एक्सटर्नल प्रेशर है वो कम हो जाता है, एंड विल हेंस टेक लेस एनर्जी टू ब्रेक द वाटर। और वाटर को टूटने के लिए कम एनर्जी चाहिए, जब उसका है ना उसको कम जल्दी से वो वाटर में चेंज हो सकता है। If less energy is required, that means less heat and less temperature, which means the water will boil at lower temperature. यानी वो कम टेम्परेचर पर भी वहां पर बॉइल हो सकता है, यानी बॉइलिंग पॉइंट उसका बॉइलिंग पॉइंट क्या हुआ? थोड़ा सा कम हो गया, बॉइलिंग पॉइंट कम हो गया। ठीक है ना। तो ये यहाँ पर आपका हाई एल्टीट्यूड्स के लिए ये एक बढ़िया सा इसका रेगुलेशन, सॉरी ये जो हम पढ़ रहे हैं बॉइलिंग पॉइंट और ये वेपोराइजेशन में जो प्रेशर का इम्पैक्ट है, तो वो यहाँ पर हमें देखने को मिलता है। अब आते हैं हम सब्लिमेशन, ट्रांजिशन फ्रॉम सॉलिड टू वेपर। सब्लिमेशन किसे कहेंगे? सॉलिड से डायरेक्ट अगर हम वेपर में चले जाए, ठीक है, सॉलिड से हम डायरेक्ट किस में चले जाए? सॉलिड टू वेपर में, गैस में चले जाए, यानी लिक्विड स्टेट बीच में से एलिमिनेट कर दे। ड्यूरिंग द सब्लिमेशन सॉलिड चेंजेस टू वेपर विदाउट गोइंग इनटू लिक्विड स्टेट। जो अपना सीक्वेंस है कि भाई सॉलिड से वाटर सॉलिड से लिक्विड बनना चाहिए, लिक्विड से गैस में जाना चाहिए, अगर हम इसमें से लिक्विड स्टेट को एलिमिनेट कर दें तो हमें क्या मिलेगा? हम सॉलिड से डायरेक्ट किस में चले जाएंगे? गैस में। और इस प्रोसेस में बोथ द सॉलिड एंड वेपर स्टेट ऑफ सब्सटेंस कोएग्जिस्ट इन थर्मल इक्विलिब्रियम। समझ में आया? ये सीधा ही जो अपना सॉलिड स्टेट है वो गैस के साथ थर्मल इक्विलिब्रियम में आ जाएगी, और एक पॉइंट ऐसा हमें वहां पर मिल जाएगा। ठीक है, और हम सीधे सॉलिड से किस में जा सकते हैं? वेपर में। लेकिन ये प्योरली सब्सटेंस के नेचर पे डिपेंड करता है ना। एग्जाम्पल क्या है? जैसे मतलब जो ड्राई आइस होती है, ड्राई आइस किसको बोलते हैं? सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड को। तो ये सब्लिमाइज कर देती है आयोडीन को, राइट, है ना। फिर उसके बाद आयोडीन है वो डायरेक्ट चेंज हो सकता है। और नेफ्थलीन मोल्स सब्लिमाइज द गैसियस स्टेट। डायरेक्ट नेफ्थलीन मोल्स जो होती है वो भी डायरेक्ट, अगर हम इसको थोड़ी सी भी हीट देंगे तो किस में चला जाएगा? डायरेक्ट गैस में चला जाएगा, ये लिक्विड स्टेट में नहीं आएगा। और इस प्रोसेस को बोलते हैं सब्लिमेशन। ठीक है, ओके, सो दैट्स ऑल फ्रॉम आवर साइड। ठीक है, अब आपको इसको रिवाइज करना है और बढ़िया से समझना है। इसमें किसी प्रकार का कोई कंफ्यूजन हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, हम कोशिश करेंगे कि उसको हम दूर कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। ओके।
थैंक यू बाय।